Good morning, viewers. Welcome to this lecture 4 on TPA. This relates to section 4 TPA. Herein, we will be discussing two legal terms. First, immovable property, and the second, things attached to the earth. Here is the synopsis of the topic. Words, terms in two senses. शब्दों के, पदों के, अभिव्यक्तियों के दो अर्थ हो सकते हैं. Words, terms and expressions may have two meanings, may have two senses. First, general sense, ऑर्डिनरी सेंस, सामान्य अर्थ या सामान्य भाव. दूसरा, विशेष अर्थ, विचलित अर्थ, स्पेशल मीनिंग, डेविएटेड मीनिंग. सो अ वर्ड और अ टर्म may be used in two senses. First, literal sense or general sense, and second, deviated or special sense. Deviated or special sense means wider sense or narrower sense. विचलित भाव या विशेष भाव से तात्पर्य व्यापक अर्थ से है या संकीर्ण अर्थ से है. व्यापक अर्थ या संकीर्ण अर्थ की क्या आवश्यकता है? किसी शब्द या किसी पद को उसके सामान्य अर्थों में ही क्यों नहीं लिया जाता? क्या आवश्यकता है किसी पद या किसी अभिव्यक्ति को या किसी शब्द को विशेष अर्थ देने की? उसे स्पेशल मीनिंग क्यों दिया जाता है? उसे डेविएटेड मीनिंग क्यों दिया जाता है? क्या आवश्यकता है किसी शब्द के सामान्य अर्थ से छेड़छाड़ करने की? उसे व्यापक अर्थ दिया जाए, उसे संकीर्ण अर्थ दिया जाए. क्यों? क्यों? कारण देखिए. नीड ऑफ डेविएशन, हम विचलन क्यों करते हैं? सामान्य अर्थ से विचलन क्यों करते हैं? स्पेशल मीनिंग क्यों देते हैं? व्यापक या संकीर्ण अर्थ क्यों देते हैं? क्या आवश्यकता है इसकी? यहां देखिए. फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट. कोई भी अधिनियम होता है, कोई भी स्टैट्यूट होता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है. एवरी स्टैट्यूट और इनैक्टमेंट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, हैज अ पर्टिकुलर पर्पस. उसका एक खास ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा होना चाहिए. Whenever legislature enacts a law, it has its intention. जब भी विधायिका कोई विधि बनाती है तो उसके पीछे उसका आशय होता है. सेंटेंसिया लेजिस होता है. सेंटेंसिया लेजिस मीन्स इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू फर्दर द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट and to fulfill the sententia legis. Sometimes a word may be given a deviated meaning, a special meaning, may be wider, may be narrower. विधायी आशय की संतुष्टि के लिए तथा संविधि के उद्देश्य के अग्रसरण के लिए कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि किसी पद या किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष या विचलित अर्थ में लिया जाए. और यह विशेष या विचलित अर्थ व्यापक भी हो सकता है और संकीर्ण भी हो सकता है. तो यह हुआ डेफिनेशन का उद्देश्य. आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रत्येक शब्द की परिभाषा डिक्शनरी में दी हुई है, तो फिर हर अधिनियम में उसे परिभाषित, कुछ एक शब्दों को परिभाषित क्यों किया जाता है? तो आपको सीधे कहना चाहिए, दैट इज फॉर फर्दरेंस ऑफ द
object of the statute, purpose of the statute, and also for the fulfillment of sententia legis. अब यहाँ आइए, आज हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में टीपीए का इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 ये कवर किया जा चुका है। सेक्शन 4 हम कवर करेंगे। सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 में है डिक्लेरेशन। पीछे के लेक्चर्स में ये आ चुका है। डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन सिर्फ यह है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वे चैप्टर्स और वे सेक्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं वे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाग समझे जाएंगे और कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निर्मित करेंगे। इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वे प्रोविजंस जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं वे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का भाग समझे जाएंगे। आप लेक्चर 2 देखिएगा, उसमें इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 4 डिक्लेरेटरी नेचर का है। आज हम पढ़ेंगे विशेष रूप से सेक्शन 3 को, जो एक डेफिनेशन क्लास है। तो दिस रिलेट्स टू सेक्शन 3। What is the scheme of section 3? धारा 3 की योजना क्या है? What is the scheme of section 3? कुछ नहीं, there are 7 terms in section 3 and they have been defined. धारा 3 टीपीए में 7 शब्दों को परिभाषित किया गया है, 7 अभिव्यक्तियों या एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया गया है। यहां देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ, अचल संपत्ति और भूबद्ध। ध्यान से देखिए इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक शब्द यह हुआ, दूसरा अटैच्ड टू द अर्थ भूबद्ध, दूसरा एक्सप्रेशन ये हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी और अटैच्ड टू द अर्थ, अचल संपत्ति एक और दूसरा भूबद्ध अटैच्ड टू द अर्थ। These 2 expressions we will discuss in detail in this lecture 4. इन दोनों शब्दों के अलावा और कौन से पद सेक्शन 3 में डिफाइन किए गए हैं? यहां देखिए, इंस्ट्रूमेंट, अटेस्टेड, रजिस्टर्ड, विलेख, अभिप्रमाणित, पंजीकृत। 2 यह हो गए और 3 यह हो गए, 5। अगला देखिए, छठा टर्म, एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा। एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा। और अंतिम पद काफी लंबा है, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। किसी व्यक्ति को सूचना है, व्यक्ति सूचित है। यह कब कहा जाता है? यह कब कहा जाता है कि व्यक्ति सूचित है? अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। लॉन्ग एक्सप्रेशन, दिस इज अ लॉन्ग एक्सप्रेशन, इसे भी डिफाइन किया गया है। सो सेक्शन 3 TPA is an interpretation class, is a definition class, and it defines 7 expressions. परिभाषण खंड है, धारा 3 परिभाषण खंड है, निर्वचन खंड है, तथा इसमें कुल 7 पदों को परिभाषित किया गया है। यह 7 पद यहाँ दिए हुए हैं।
धारा 3 की योजना। पहला, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, अटैच्ड टू द अर्थ, भूबद्ध। तीसरा, विलेख, इंस्ट्रूमेंट। चौथा, अभिप्रमाणित, अटेस्टेड। नेक्स्ट, पंजीकृत, रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा। और सातवां तथा अंतिम है व्यक्ति का सूचित कहा जाना, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। आज हम ये देखिए दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अटैच टू द अर्थ, इनका विश्लेषण करेंगे। वी विल एनालाइज देयर मीनिंग एंड स्कोप। This heading, first one, this immovable property here. Attached to the earth, ये यहाँ है, attached to the earth. Attached to the earth means things attached to the earth. तो immovable property की परिभाषा पहले यहाँ देखिए. What is immovable property within the meaning of section 3 TPA? धारा 3 TPA के अर्थों में अचल संपत्ति से क्या तात्पर्य है? मैं आपको आरंभ में ही यह बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 3 टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वह असंतोषजनक है, वह इनकम्प्लीट है, वह हमें ठीक से गाइड नहीं करती। सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये कहती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह शामिल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह शामिल नहीं है, यह शामिल नहीं है। 3 चीज़ों को स्पेसिफाई करती है और कहती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये 3 चीज़ें शामिल नहीं हैं। ये नहीं बताती कि क्या शामिल है, अधूरी परिभाषा है। यदि कोई आपसे पूछे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है तो आप कहिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह शामिल नहीं है, यह भी शामिल नहीं है, यह भी शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? 3 चीज़ें बता देना होगा। तो यह परिभाषा इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। इस परिभाषा को और ठीक से समझने और एप्रिशिएट करने के लिए हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट, सामान्य उपखंड अधिनियम 1987 नहीं 1887, द जनरल क्लॉजेज एक्ट, ध्यान से सुनिए, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887, उसे हम लेंगे। वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा आधी अधूरी जो सेक्शन 3 टीपीए में दी गई है और प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वह डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी गई है। इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। टू एप्रिशिएट द ट्रू स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, you have to read section 3 TPA and also section 2 subsection 26 of the General Clauses Act 1897। आप ये सोच सकते हैं कि टीपीए की परिभाषा पढ़ते हुए क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 रेफर किया जा सकता है? किया जा सकता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में भी रेफरेबल है। यू मस्ट नोट इट, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इज referable in the interpretation of the Constitution of India also। Constitution के आर्टिकल 367 में कहा गया है। आर्टिकल 367 टीपीए नहीं, आर्टिकल 367 Constitution of India says that in the interpretation of Constitution of India, reference may be had to the General Clauses Act 1897। भारत के संविधान के निर्वचन में सामान्य उपखंड अधिनियम 1897 संदर्भ
योग्य है। तो जब संविधान के इंटरप्रिटेशन में यह संदर्भ योग्य है, तो क्या यह टीपीए और दूसरी विधियों के इंटरप्रिटेशन में रेफरेबल नहीं है? यह क्वेश्चन इस केस में उठा। ये देखिए, बाबूलाल वर्सेस भवानी, बाबूलाल वर्सेस भवानी 1912। इस केस में कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न था कि क्या टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो अधूरी और असंतोषजनक परिभाषा दी गई है, उसे सप्लीमेंट करने के लिए हम जनरल क्लासेस एक्ट 1897 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो परिभाषा दी गई है उसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा यस, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म immovable property as given in section 2 subsection 26 of the General Clauses Act 1897 is to be read while interpreting section 3 TPA. This has been so held in Babulal versus Bhavani 1912. तो हमें अचल संपत्ति की दो परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। एक वह परिभाषा जो सेक्शन 3 टीपीए में दी गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की दूसरी परिभाषा जो जनरल क्लासेस एक्ट 1897 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में दी गई है। दोनों हम पढ़ेंगे, तब फुल स्कोप, पूरा अर्थ समझ में आएगा। केवल सेक्शन 3 टीपीए के भरोसे आप नहीं रह सकते। Section 2 subsection 26 General Clauses Act 1897 is also to be taken in add to get the full meaning, complete meaning of the term immovable property. Immovable property की एक और डिफिनीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दी हुई है, लेकिन उसे हम छोड़ देंगे। आप जानते रहिएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में भी दी गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट also defines the term immovable property, but we will not discuss that definition in today's lecture. Today's lecture shall be confined to the definition as given in section 3 TPA plus section 2 subsection 26 of the General Clauses Act 1897. Section 3 TPA, section 2 subsection 26 General Clauses Act 1897 and सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसे छोड़ दीजिए, ये दोनों जो रेडिंग से लिखे हैं इन्हें पढ़ना है। टीपीए पढ़ते समय जनरल क्लासेस एक्ट रेफर किया जा सकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये बाबूलाल वर्सेस भवानी के केस में साफ किया जा चुका है। और वैसे भी मैंने आपको अभी बताया कि जनरल क्लासेस एक्ट 1897 इज applicable in the interpretation of the Constitution of India also. Constitution के आर्टिकल 367 में बिल्कुल साफ यह चीज कही गई है। आइए देखते हैं कि सेक्शन 3 टीपीए में और सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट में क्या डेफिनेशन है। तो सेक्शन 3 टीपीए में पहले आओ, निगेटिव डेफिनेशन है, नकारात्मक परिभाषा है। ये नहीं बता रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, नेगेटिव डेफिनेशन है। सो सेक्शन 3 टीपीए डिफाइंस द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी नेगेटिवली। एक्सक्लूड दिस, एक्सक्लूड दिस, एक्सक्लूड दिस। क्या क्या एक्सक्लूड करना है? स्टैंडिंग टिम्बर, ध्यान दीजिएगा, ट्री नहीं है, टिम्बर, टिम्बर कहा जा रहा है। टिम्बर का मतलब हुआ इमारती लकड़ी। आम का पेड़ नहीं, अमरूद का पेड़ नहीं, केले का पेड़ नहीं, शीशम का पेड़, साल का पेड़, सागौन का पेड़, ये सब टिम्बर है। टिम्बर, टिम्बर
इमारती लकड़ी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है 3 चीजें। पहला, खड़ी कास्ट स्टैंडिंग टिम्बर, शीशम का पेड़, साल का पेड़, सागौन का पेड़ और दूसरे टिम्बर ट्रीज। दूसरा, ग्रोइंग क्रॉप्स, खेत में जो फसल खड़ी हुई है, खड़ी फसल, उगती हुई फसल, वो भी नहीं। और तीसरा, घास फूस जमीन में धंसे हुए हैं, उनकी जड़ें जमीन में धंसी हुई हैं और उसी से पोषण प्राप्त करती हैं। लेकिन टीपीए कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम कहता है कि हम अचल संपत्ति में इन तीनों को शामिल नहीं करेंगे, इन्हें बाहर कीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, डज नॉट इंक्लूड ग्रास। इन्हें हटा दीजिए। क्या शामिल है? नहीं, ये नहीं बताया। क्या शामिल है ये नहीं बता रहा, क्या शामिल नहीं है ये बता रहे हैं। नेगेटिव डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अनसेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन है। इसीलिए हमें ये पढ़ना होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 26, सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये पढ़ना होगा हमें। यदि ये परिभाषा और ये परिभाषा और प्लस ये परिभाषा मिला करके आवश्यक तत्व हम निकाल लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी के इसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, तो सेक्शन 3 टीपीए जो भी परिभाषा है उसमें नकारात्मक परिभाषा, असंतोषजनक परिभाषा, अपूर्ण परिभाषा, पर उसे हमें लेना होगा। और साथ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट में यह डेफिनेशन दी हुई है। दोनों को मिला करके इसेंशियल एलिमेंट्स डिराइव करेंगे और तब हमें अचल संपत्ति के यह आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इसेंशियल्स हम बाद में पढ़ेंगे। आइए पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, पहले उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है डज नॉट इंक्लूड, और देखो ये क्या कह रहा है, शैल इंक्लूड। यह नकारात्मक परिभाषा है, यह शामिल नहीं, यह भी शामिल नहीं, यह भी शामिल नहीं। और वह नकारात्मक नहीं, वह सकारात्मक परिभाषा है, वाइडर डेफिनेशन है। बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह शामिल है, यह शामिल है, यह शामिल है। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन है और वह पॉजिटिव डेफिनेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल है, क्या शामिल है? भूमि, लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड शामिल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल है बेनिफिट्स एराइजिंग आउट ऑफ लैंड। लैंड से, भूमि से जो लाभ उद्भूत होते हैं, जो फायदे प्राप्त होते हैं, वो भी अचल संपत्ति है। लैंड अचल संपत्ति है, भूमि अचल संपत्ति है। और इसके अलावा भूमि से जो लाभ प्राप्त होते हैं, लाभ उद्भूत होते हैं, बेनिफिट्स एराइजिंग आउट ऑफ लैंड, वो बेनिफिट्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल है लैंड, और उस लैंड से जो बेनिफिट्स एराइज होते हैं, जो लाभ उद्भूत होते हैं, वे भी। और ये देखते हैं, ये देखिए थिंग्स, चीजें। कौन सी चीजें? ये कौन सी चीजें हैं? एक तो हो गया लैंड, यस। दूसरा बेनिफिट्स एराइजिंग आउट ऑफ लैंड, यस। और तीसरा थिंग्स। दो चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? देखिए, पहला, थिंग्स परमानेंटली अटैच टू द अर्थ। वे चीजें जो भूमि से स्थायी रूप से अटैच्ड हैं, भूमि से स्थायी रूप से अटैच्ड चीजें, जैसे पेड़ स्थायी रूप से अटैच्ड है। दूसरा, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। भूमि से जो चीज अटैच्ड है, जैसे पेड़, खंभा, दीवार, पोल, वॉल्स, ये भी तो
अटैच टू द लैंड है, पेड़ भी अटैच टू द लैंड है, पोल यानी खंभा भी अटैच टू द लैंड है, और दीवारें भी थिंग्स अटैच टू द लैंड है। तो पहली चीज क्या हुई? थिंग्स अटैच टू द लैंड, मगर वो अटैचमेंट परमानेंट होना चाहिए। जैसे दीवारों का परमानेंट अटैचमेंट लैंड से होता है, खंभा भी परमानेंटली अटैच किया जाता है। तो थिंग्स परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, वे चीज़ें जो भूमि से, ज़मीन से स्थायी तौर पर संबद्ध हैं, जैसे दीवार, जैसे खंभा, जैसे पेड़। दूसरी चीज़ और है, परमानेंटली फास्टेंड, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द लैंड। जो चीज़ ज़मीन से अटैच्ड है, जैसे दीवार, और दीवार में दरवाज़ा फिक्स किया गया है, दीवार में खिड़कियां फिक्स की गई हैं, परमानेंटली फास्टेंड है, स्थायी तौर पर जकड़े गए हैं दरवाजे, स्थायी तौर पर जकड़ी गई हैं खिड़कियां। तो ये विंडोज़ और डोर्स जो कि परमानेंटली फास्टेंड हैं, उस चीज़ से जो ज़मीन में अटैच्ड है वो भी लैंड है। तो अब देखो लैंड में चार चीज़ें हो गई। अगर हम जनरल क्लासेस एक्ट 1897 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 को एग्जामिन करें तो यह कहता है कि लैंड इमोबिल प्रॉपर्टी में शामिल है। पहला लैंड, फर्स्ट लैंड, दूसरा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ज़मीन से उद्भूत होने वाले लाभ, और तीसरा चीज़, चौथा चीज़। कौन सी चीज़ है ये? पहला, थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ, वे चीज़ें जो ज़मीन से स्थायी तौर पर संबद्ध हैं, जैसे दीवार, जैसे खंभा, जैसे पेड़। दूसरी थिंग कौन सी है? थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड, जो चीज़ ज़मीन से अटैच्ड है, जैसे दीवार, उससे स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें, दरवाजे स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें, खिड़कियाँ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये अचल संपत्ति हैं। अचल संपत्ति में लैंड हो गया, अचल संपत्ति में लैंड से पैदा होने वाले लाभ हो गए, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और ये दो थिंग्स हो गई, थिंग्स परमानेंटली अटैच टू द अर्थ एंड थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू समथिंग अटैच टू द अर्थ। ये चार चीज़ें हो गई। और अगर हम सेक्शन 3 टीपीए कहें तो ये तो कहता है कि अचल संपत्ति में शामिल नहीं है क्या? स्टैंडिंग टिम्बर, क्या ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या ग्रास। तो अब दोनों परिभाषाओं को मिला दीजिए, और दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये इसेंशियल्स सामने आते हैं। इससे पहले सेक्शन 3 में ये जो कुल 7 टर्म्स हैं, जो टोटल 7 टर्म्स हैं, इसमें से इमोबिल प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया 3 टीपीए और सेक्शन 226 जनरल क्लासेस एक्ट, और दूसरा टीपीए में अटैच्ड टू द अर्थ भी है। तो अटैच टू द अर्थ को भी देख लीजिए। अटैच टू द अर्थ का मतलब होता है जिसकी जड़ें जमीन में हो, रूटेड इन द अर्थ। अटैच टू द अर्थ मीन्स रूटेड इन द अर्थ। जैसे पेड़ जमीन में अटैच्ड है, घास जमीन में अटैच्ड है, जड़ें उसकी जमीन के भीतर हैं। अटैच टू द अर्थ मीन्स रूटेड इन द अर्थ, लाइक ट्रीज, लाइक ग्रास, श्रब्स, ये सब। और embedded in the earth, अटैच टू द अर्थ मीन्स embedded in the earth, जमीन में धंसा होना, जैसे ये खंभा धंसा हुआ है, दीवारें धंसी हुई हैं, धंसी हुई चीज़ें, धरती के भीतर धंसी हुई चीज़ें, जैसे खंभा, जैसे दीवार, अटैच टू द अर्थ। और तीसरा, जो कुछ embedded है, जैसे दीवार embedded है, खंभा embedded है, तो embedded चीज़ से, परमानेंट रूप से स्थायी तौर पर जकड़ी हुई चीज़, संबद्ध चीज़, एन्जॉयमेंट के लिए उससे जो स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें हैं, वो ये डेफिनेशन हो गई। रूटेड इन द अर्थ, जड़ें ज़मीन के अंदर। दूसरा,
एम्बेडेड इन द अर्थ, जमीन में धंसा हुआ है, जैसे खंभा, जैसे पेड़, जैसे दीवार। और तीसरा, जो कुछ जमीन में धंसा हुआ है उससे स्थायी रूप से लगी हुई चीजें, जैसे खिड़कियां, जैसे दरवाजा। एंजॉयमेंट की लगा वो दीवारों से क्या फायदा अगर उसमें दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है। तो इसको भी अटैच टू द अर्थ में शामिल किया गया है। इन सब को मिला करके हम पढ़ें तो अचल संपत्ति की तस्वीर साफ हो जाती है। देखो, अचल संपत्ति पर क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम सेक्शन 3 टीपीए रेफर करना और ये बताना, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट रेफर करना, इसको बताना। फिर ये भी बता दीजिएगा कि इसकी परिभाषा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में भी दी हुई है। पर मुख्य रूप से ध्यान इन दोनों पर रहना चाहिए। एक परिभाषा ये ले लेंगे, एक परिभाषा ये ले लेंगे और एक परिभाषा ये ले लेंगे, तीनों मिला लेंगे। ये हो गई सेक्शन 3 टीपीए, ये हो गया जनरल क्लासेस एक्ट सेक्शन 226, और ये भी परिभाषा टीपीए से लिया है, अटैच टू द अर्थ या थिंग्स अटैच टू द अर्थ। और इन सब को अगर हम ओवरऑल मिला लें तो ये चीज़ें निचोड़ी जा सकती हैं। तो अचल संपत्ति में क्या आता है? पहला देखिए, लैंड, भूमि। दूसरा क्या आता है? भूमि से पैदा होने वाले लाभ। और क्या आता है उसमें? ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें। लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों में स्टैंडिंग टिम्बर नहीं, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों में खड़ी फसल भी नहीं, और ज़मीन से जुड़ी चीज़ों में घास भी नहीं, उगती हुई घास भी नहीं। ये तीनों निकाल दीजिएगा। तो अचल संपत्ति से क्या तात्पर्य है? इधर उधर भटकने की बजाय आप पिन पॉइंटेड बात कीजिए। आपने सेक्शन 3 टीपीए पढ़ लिया, सेक्शन 226 जनरल क्लासेस एक्ट पढ़ लिया, और अटैच टू द अर्थ टीपीए में दिया है सेक्शन 3 में। उन सब तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद ये बात सामने आती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है लैंड से पैदा होने वाले लाभ, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और वो चीज़ें भी जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं मगर खड़ी कास्ट नहीं, खड़ी फसल भी नहीं, और उगती हुई घास भी नहीं। यहाँ मैं तुम्हें एक उदाहरण दे देता हूँ और ये क्लास हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर शीशम का पेड़ है तो काटने का आशय है। शीशम का पेड़ हम लगाते इसलिए कि जब बड़ा हो जाएगा तो काट लेंगे, उसके पीछे काटने का आशय होता है। जब हम फसल बोते हैं तो उसके पीछे भी किसान का ये आशय होता है कि फसल पक जाएगी तो काट लेंगे। घास फूस है तो घास फूस को काटना ही होगा, इनके पीछे काटने का इंटेंशन होता है। टिम्बर है, काटने का आशय है, फसल है, काटने का आशय है, घास फूस है, काटने का आशय है। तो जहां पर काटने का आशय है तो वो अचल संपत्ति नहीं है। जिस चीज को काटने का इरादा है, टिम्बर को काटने का इरादा है, फसल को काटने का इरादा है, घास फूस को छील के फेंकने का इरादा है, तो जहां ये इरादा है तो वो चल संपत्ति होंगी, वो अचल संपत्ति नहीं होंगी। लेकिन आम का पेड़ है, उसमें हमको काटने का आशय नहीं है, हमें तो उस पेड़ को पालना पोसना है, उसके फल खाने हैं। तो इसलिए आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केले का पेड़ अचल संपत्ति है, लेकिन शीशम का पेड़ चल संपत्ति है। अब मान लीजिए एक आम का पेड़ है और वो बिल्कुल सूख गया, अब उसमें फल फूल कुछ नहीं लगते, अब तो काटना पड़ेगा ना। हाँ, अब उसे काटने का आशय है। तो अब वो सूखा आम का पेड़ जो अब हम काटेंगे ही काटेंगे और उसको टिम्बर के रूप में यूज करेंगे, तो अब वो ठूंठ या सूखा पेड़ चल संपत्ति है। हरा भरा आम का पेड़ अचल संपत्ति है और सूखा पेड़ चल संपत्ति है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।